उनके फॉर्मूले निकाले। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, उस एक फॉर्मूले को पढ़ने से हमारा पूरा डॉपलर इफेक्ट के सभी फॉर्मूले उस एक फॉर्मूले से निकल सकते हैं। उस ट्रिक को भी हम लोग समझेंगे, लेकिन उस ट्रिक को समझने से पहले आपको केस नंबर 3 भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और पहले वाला जो वीडियो बनाया गया है उसको भी देखना होगा। उससे आपको पूरा सिनेरियो समझ में आएगा और फिर हम लोग इसी वीडियो के अंदर एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करेंगे कि उस एक फॉर्मूले से आपने जो 2 वीडियो देखे हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो एक फॉर्मूला। ओके, तो हम शुरू करते हैं केस नंबर 3। व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग। देखिए पहले 2 केस में क्या था, या तो सोर्स जो मूव कर रहा था या फिर ऑब्जर्वर मूव कर रहा था। एक केस में जो है एक में रेस्ट होता था। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को मूव करा रहे हैं। जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव करते हैं तो दोनों तो मूव 3 टाइप से कर सकते हैं। कैसे कैसे? टूवर्ड ईच अदर, वो दोनों पास में आ सकते हैं। अवे फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों दूर जा सकते हैं। या फिर वो हो सकता है बोथ मूविंग द सेम डायरेक्शन। तो इसमें भी हमारे पास 3 केस बन सकते हैं। हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं और पहला केस हम लगते हैं टूवर्ड ईच अदर। सोर्स ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। उस वाले केस में जो आपका ऑब्जर्वर होगा वो जिस फ्रीक्वेंसी को सुनेगा उस फ्रीक्वेंसी को अपरेंट फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ओके, तो देखिए सपोज ये आपका सोर्स है जिसकी एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड मींस न्यू फ्रीक्वेंसी का साउंड ये प्रोड्यूस करता है। इसकी स्पीड, इस सोर्स की स्पीड वी सोर्स वी एस इस डायरेक्शन में है। ये जो साउंड निकाल रहा है उसकी स्पीड वी है और ये ऑब्जर्वर है लिसनर। लिसनर इसी डायरेक्शन में इस तरफ चल रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अगर ये मूव कर रहा है उस वाले केस के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? न्यू डैश, जिसको हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस वाले केस में या इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या तरीके से लगाना चाहिए? सबसे पहले आप इस ऑब्जर्वर को रेस्ट में मान लो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि मान लीजिए सोर्स मूव कर रहा है बट ऑब्जर्वर कैसा है? रेस्ट में। ठीक है, तो मैंने इसको यहां देखा, यह आपका सोर्स था, फ्रीक्वेंसी न्यू थी, वीएस इसकी स्पीड थी। यहां से ये चल रहा है इस तरफ और ये ऑब्जर्वर कैसा है? रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो उस वाले केस में ये जो फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुनेगा उसको हमने कितना मान लिया? न्यू डबल डैश। ये केस हम पहले कर चुके हैं। इस केस के अकॉर्डिंग इसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए, न्यू डबल डैश इज इक्वल टू न्यू वी अपॉन वी माइनस वी एस। ठीक है, अब सपोज सोर्स इज एट रेस्ट। एक बार इसको रेस्ट में माना, आप किसको मानेंगे? सोर्स को। अगर मैं सोर्स को रेस्ट में मानता हूं तो उस वाले केस के अंदर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो साउंड की स्पीड इस डायरेक्शन में है और ऑब्जर्वर की स्पीड इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो क्या हो जाएगा? प्लस देन इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू डबल डैश, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू डबल डैश वी प्लस वी नोट बाई वी। ये हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया है। ठीक है, अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास न्यू डबल डैश की वैल्यू पहले हमने निकाल ली, इसको यहां पुटअप कर दिया। जब इसको यहां पुटअप किया तो हमें ये इक्वेशन मिली। ठीक है, ये इक्वेशन मिली तो हमने इसको सॉल्व किया तो क्या इक्वेशन आई? न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू वी प्लस वी नोट अपॉन वी माइनस वी एस। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं टूवर्ड ईच अदर के केस में। ठीक है, तो इस समय यह अपरेंट फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। ठीक है,
अब इसमें दूसरा केस हम ले लें। दूसरा केस ये कहता है कि अगर दोनों दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम द ईच अदर, ये सोर्स इस डायरेक्शन में, ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में, ये जो वेव साउंड की निकालेगा उसकी स्पीड v। क्या करना होता है, पहले इसको एज्यूम कर लो कि ये रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो ये जो दूर जाएगा उस वाले केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, न्यू डबल डैश, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं रेस्ट की कंडीशन में, तो न्यू डबल डैश इक्वल्स टू न्यू v अपॉन v प्लस vs। दूसरे केस में क्या मानना होता है, इसका जस्ट उल्टा। तो हम लोग क्या मान लेंगे, अज्यूम सोर्स इज एट रेस्ट। जब सोर्स को रेस्ट मानते तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाला फॉर्मूला बन गया, तो न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू डबल डैश v माइनस वी नॉट बाई वी। ये हमने देख लिया। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू v प्लस वी एस, और ये यहां आ जाएगा v माइनस वी नॉट बाई वी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, इनको इजी वे में आप कर सकते हो। सो न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू v माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी एस, ये दूसरा फॉर्मूला। मैं इसमें ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले से आप लोग ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों इजी वे में निकाल सकते हैं, केवल एक फॉर्मूला जिसको हम ट्रिक बोल रहे हैं। थर्ड केस देखिए क्या बनेगा। थर्ड केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि बोथ मूविंग इन सेम डायरेक्शन। मान लो कि सोर्स भी इधर ही जा रहा है और ऑब्जर्वर भी इधर ही जा रहा है। उस वाले केस के अंदर जो है हम लोग, वही हमारा तरीका होगा, इफ ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट तो ये फॉर्मूला बनेगा, इफ सोर्स इज एट रेस्ट तो ये फॉर्मूला बनेगा, और इन दोनों से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू v माइनस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस। यही वो फॉर्मूला है जिससे हम लोग सभी फॉर्मूले, इससे पहले वाले दोनों फॉर्मूले और इससे पहले के जो दो केस थे वो फॉर्मूले जो पिछले वीडियो में हमने देखे थे वो फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। तो ये है इसका मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला अगर आप याद रख लेते हो और आपको अगर ये पता है कि पास आने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और दूर जाने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, तो इजी वे में आप सभी पूरे डॉपलर इफेक्ट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से हम लोग इसकी ट्रिक बनाएंगे, बट ट्रिक को समझने से पहले इससे पहले वाला वीडियो आपको देखना है और ये जितना भी आपको बताया गया ये पूरा आपको एक बार सॉल्व करके देखना है। उसके बाद आप लोग इजी वे में इस फॉर्मूले को यूज लेके न्यूमेरिकल इसके कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है उसको देखते हैं। तो इस ट्रिक को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से पिछला जो हमने एक फॉर्मूला बनाया है उसमें फॉर्मूला बना न्यू डैश इज इक्वल्स टू v माइनस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस। मीन्स अगर मैं इसको प्लस माइनस लिखूं तो लिख सकता हूँ इजी वे में, मुझे प्लस कब काम में लेता हूँ और माइनस कब काम में लेना है। ये फॉर्मूला एपरेंट फ्रीक्वेंसी का है जो ऑब्जर्वर सुनेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझते हैं। इस फॉर्मूले से हम लोग इससे जस्ट पिछले वाले तीनों फॉर्मूले निकाल सकते हैं और उससे पिछले वाले दो केस निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इसलिए पीछे वाले की बात करते हैं। पिछले वाले में हमने बोला था कि अगर दोनों जो है मोशन में हो, दोनों कौन, ऑब्जर्वर और आपका सोर्स दोनों मोशन में हो, उसके अंदर हम लोग एक तो कह रहे थे टूवर्ड और एक कह रहे थे अवे। टूवर्ड ईच अदर, तो टूवर्ड ईच अदर का मतलब होता है कि दोनों पास पास आएंगे। जब दोनों पास पास होंगे उस वाले केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज। बस ये पता होना चाहिए आपको कि जब दोनों पास आते हैं ऑब्जर्वर और सोर्स तो उस वाले केस में फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीज होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को मुझे इंक्रीज करना है तो इस फॉर्मूले में इंक्रीज कैसे हो सकता है, तो आप देखिए अगर मैं ऊपर कौन सा साइन लूं पॉजिटिव और नीचे कौन सा साइन लूं नेगेटिव, जिससे ऊपर वाला जो आपका न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, तो अपने आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो केवल हमें ये पता हो कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कब होती है और डिक्रीज कब होती है तो हम इस फॉर्मूले को यूज ले सकते हैं। तो टूवर्ड वाले केस में ये बन जाएगा v प्लस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस। क्लियर होगी बात, साथ में न्यू आएगा आपका। अवे होगा
अवे होगा का मतलब हुआ कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब दूर जाएंगे उस वाले केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये वैल्यू डिक्रीज कब हो सकती है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो और न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो। मीन्स यहां माइनस का साइन लूं और यहां क्या लूं, प्लस का साइन लूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा दूसरा फॉर्मूला इसका। ठीक है, सब कुछ इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, पूरा डॉपलर इफेक्ट इस फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं इससे पहले वाले दो केस हम देखते हैं। तो इससे पहले वाले केस में हमें क्या देखा था कि एक सोर्स होता है आपके पास, एक ऑब्जर्वर होता है। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सोर्स उसकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, रेस्ट में है इसका मतलब v ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू 0। ऑब्जर्वर की जो स्पीड होगी क्या हो जाएगी, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, दूसरा जब पास में आएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज। तो मुझे न्यू डैश को क्या करना है, इंक्रीज। ये इंक्रीज कब होगी, जब न्यूमरेटर में वैल्यू जो आएगी वो ज्यादा हो और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या हो, कम। तो यहां से न्यू डैश इज इक्वल टू v प्लस 0 अपॉन नीचे क्या आएगा, v माइनस, मुझे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है तो मैं माइनस का साइन ले लूंगा, और vs, ये लो, ये आपने पहले निकाला था फॉर्मूला। ऐसे ही जस्ट इसका अपोजिट ये बन जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, सोर्स दूर जा रहा है। सोर्स अगर दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे पास में आते तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज, और दूर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी उस वाले केस में न्यू डैश कैसा लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू कम चाहिए हमें, तो कम कब होगी, जब डिनोमिनेटर में वैल्यू, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें कम चाहिए तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, न्यू डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस वी एस। ओके, ये आपका दूसरा केस बन गया। अब सेकंड केस जो आप देख रहे थे, उस सेकंड केस को हम लोग बना रहे हैं कि सोर्स हमारा मोशन में, रेस्ट में हो और ऑब्जर्वर क्या कर रहे हो, मोशन कर रहा हो। इस वाले केस के अंदर हम बनाएं तो देखिए, जब ये ऑब्जर्वर इस सोर्स के पास में आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। मीन्स न्यू डैश जो है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। इसको इंक्रीज करना है और साथ ही हमें करना है वी एस इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो नीचे तो क्या ही बचेगा, केवल v। और इंक्रीज कर, ये कब इंक्रीज होगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तब इंक्रीज हो सकता है, ज्यादा कब हो सकता है, जब दोनों ये वैल्यू जो है साइन कैसा हो, पॉजिटिव साइन हो। तो हम लोग लिख सकते हैं v प्लस वी नॉट अपॉन v, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, और इसके जैसे ही अगला हम देखें तो आपका हो जाएगा ये सोर्स वाला, देख लो। सोर्स यहाँ पर जो है रेस्ट में है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है बट ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज। जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज है तो मुझे फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने के लिए इसको मुझे डिक्रीज करना है। ठीक है, जिसमें वी एस ऑलरेडी पहले से क्या है, 0। तो ये डिक्रीज कब हो सकता है, ये कम कब होगा, जब प्लस और माइनस में हम क्या काम में लेंगे, माइनस। तो हमारा न्यू डैश जो आएगा, न्यू डैश इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट अपॉन v, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो केवल आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, आप इसके सभी न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, ओके। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं। इसका पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल की फॉर्म में। एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, 2 trains are traveling toward each other both at a speed of 90 km per hour. If one of the train sound a whistle at 500 Hz, what will be the apparent frequency heard in the other train? Speed of sound 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि सोर्स कौन है यहाँ पे, ट्रेन। ट्रेन साउंड जो है निकाल रही है, तो वी टी ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वो दिया हुआ 90 दिया हुआ है, तो 90 इंटू 5/18, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, कितना आया 25 मीटर पर सेकेंड।
अब इस वाले केस में जो है हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए दो ट्रेनें हैं, टूवर्ड ईच अदर है। जब टूवर्ड ईच अदर होगा तो उसी फॉर्मूले से आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा जो भी हमने देखा है। और ये सभी वैल्यूज क्या कर दो, इसमें पुटअप कर दो, सिंपल। और आप इसे खुद सॉल्व करके देखें, आपका आंसर आना चाहिए 576.92 हर्ट्ज। आप पोज करके इसको सॉल्व करें, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है ए कार मूविंग एट 10,108 किलोमीटर पर आवर, फाइंड अनदर कार इज फ्रंट ऑफ it going in the same direction at 72 km per hour. The first car sound a horn that has a dominant frequency of 800 Hz. What will be the apparent frequency heard by the driver in the front car? ठीक है, सेम टू जैसे ये फॉर्मूला लगाया वैसे ही इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। और आप इसको पोज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो आपने पोज कर लिया होगा, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। तो ये इसका सॉल्यूशन है, जो अभी आपने फॉर्मूला देखा है वो फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है और वैल्यूज को पुटअप किया है मीटर पर सेकंड के अंदर, और हम लोगों ने इसका फॉर्मूला आंसर निकाला, वो आएगा 826.67 हर्ट्ज। ये आपका इसका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। एक दो केस और लेके देखते हैं हम डॉपलर इफेक्ट के, जिसमें केस है डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड। रिफ्लेक्टेड साउंड में डॉपलर इफेक्ट कैसे काम करता है, सिंपल सा केस है, फटाफट आप इसको याद करें। यह आपके पास एक कार है जो हॉर्न बजाती है, और वो हॉर्न जो है वो यहाँ एक आपके सामने बैरियर लगा हुआ है जो स्टेशनरी बैरियर है, और इसको हम रिफ्लेक्टर की तरह मानेंगे। यहाँ से जो साउंड निकला है उसकी स्पीड v है और उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और ये सोर्स जो है कार जो है उसकी स्पीड है vs, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एज्यूम किया, एज्यूम इट इज ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। मान लो सॉल्व करने के लिए हम क्या मान रहे हैं कि ये जो दीवार है, मान लो एक अपने आप में एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, मतलब आप इस पे बैठे हो यहाँ पे और आप स्टेशनरी ऑब्जर्वर से बिहेव कर रहे हो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल कितनी होगी, तो ये हम पहले से जानते हैं, न्यू डबल डैश मान लेते हैं हम इसकी फ्रीक्वेंसी को। सो दिस इज इक्वल टू न्यू v अपॉन v माइनस vs, ठीक है। ये हम इजी वे में समझ सकते हैं इस बात को। अब हम नाउ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हियर बाय द कार ड्राइवर, ये जो साउंड यहां से चला, ये यहां चलता है, यहां से रिफ्लेक्ट होता है, फिर वापस आता है। इसका मतलब सामने से कोई चीज आ रही है, सामने से मान लो एक कार आ रही है, ठीक है, उसकी स्पीड, उस जो कार आ रही है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी स्पीड v के इक्वल ही है, ठीक है। तो ऐसा केस बन गया है तो कि ये कार तो इधर से जा रही है और एक कार इधर से जा रही है, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के सामने। सो इस वाले केस में नाउ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द कार ड्राइवर, जो कार में ड्राइवर बैठा है वो जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो कितनी होगी, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू डबल डैश v प्लस vs बाई v। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, उस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे, पुटअप करेंगे तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू और v अपॉन v माइनस vs, v प्लस vs अपॉन v। तो आपको आपके पास जो आंसर आया वो ये है। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि जब रिफ्लेक्ट होके आता है साउंड, उस वाले केस में कार का जो ड्राइवर है उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है उसका फॉर्मूला ये है, v ड्राइवर v डैश इज इक्वल टू न्यू v प्लस vs अपॉन v माइनस vs। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी उस वाले केस के अंदर, जब रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो उस वाले केस के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज पास में। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर पॉजिटिव आएगा और नीचे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने इसका एक पैरेलल एग्जांपल लिया है यहाँ पे
कि इसको आप कैसे फील कर सकते हो कि एक कार इधर से जाती है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे एक कार की इमेज बन गई मान लो, ये जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आती है। जब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी तो ये वैल्यू क्या लिख देंगे हम, प्लस, और नीचे क्या लिख देंगे, माइनस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास में आएंगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो ऊपर प्लस लिखेंगे और नीचे माइनस लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। और देखते हैं, एक टॉपिक और देख लेते हैं इसी का हम लोग। इसमें हम लोग ये मान रहे हैं कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक लाइन में मूव नहीं कर रहे, नीट के लिए अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन भी बनता है यहां से कि डॉपलर इफेक्ट व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर नॉट इन द सेम लाइन ऑफ मोशन। कैसे, इसको आप समझ लें, इजी है। मान लो कि ये कार है आपके पास, ये क्या है, एक कार है, ये कार जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक कार यहां है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब ये वाली जो कार है, कार 1, उसकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड है v2, ठीक है। ये एक हॉर्न बजाती है और उस हॉर्न की फ्रीक्वेंसी न्यू है, स्पीड v है। ये कोई हॉर्न नहीं बजाती है, इसका जो ड्राइवर है वो इसके हॉर्न को सुनता है, तो ये जो सुनेगा वो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो उस फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों की जो है सोर्स और ऑब्जर्वर जो हैं उनको मिलाने वाली लाइन कौन सी है, जिसपे हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकें। तो हमने एक लाइन बनाई सोर्स को और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली। सपोज दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2, ठीक है। अब देखिए ये लाइन है, लाइन जॉइनिंग द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सो द कंपोनेंट ऑफ दिस v1 in this direction is v1 cos θ1 and the component of v2 in this direction is v2 cos of θ2. It means कार की स्पीड इस डायरेक्शन में v1 cos θ1 है और इस कार की स्पीड इस डायरेक्शन में v2 cos θ2। क्लियर हो गई बात। बट साउंड की स्पीड इस डायरेक्शन में उतनी ही है जो इस डायरेक्शन के अंदर है। सो द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हियर्ड बाय द कार 2 बी गिवन एज, कैसे, वही जो हम लोगों ने कार के लिए पढ़ा है वो का वही लिखेंगे, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे जैसे ये कार आगे बढ़ेगी, ये कार आगे बढ़ेगी, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम, तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। सो v प्लस vo, ऑब्जर्वर कौन है, ये, इसको क्या लिखोगे, इसकी जो है वेलोसिटी कितनी है, v2 cos ऑफ θ2, नीचे क्या आएगा, v माइनस v1 cos ऑफ θ1। ये सोर्स के लिए लिखते हैं, v0 ऊपर लिखते हैं, vs नीचे लिखते हैं, तो वही हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अगर हमें कंसेप्ट आ गया तो हम लाइन ज्वाइनिंग देख के और उसमें प्लस माइनस लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसका भी, ए ट्रेन अप्रोचिंग ए रेलवे क्रॉसिंग एट स्पीड of 120 km per hour. Sound a short whistle at frequency 640 Hz when it is 300 meter away from the crossing. What will be the frequency heard by the person standing on a road perpendicular to the track through the crossing at a distance of 400 meter from the crossing? ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या कह रहा है, ट्रेन अप्रोच कर रही है रेलवे क्रॉसिंग, कितने की स्पीड से, 120 की स्पीड से। ये किलोमीटर पर आवर में था, मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 100/3 से एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, एक पर्सन इसके यहां परपेंडिकुलर 400 मीटर पे खड़ा है, ठीक है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, यहां जो साउंड प्रोड्यूस करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 640 हर्ट्ज, 640 हर्ट्ज, ठीक है।
अब ये ऑब्जर्वर यहाँ जो है वो रेस्ट में है, मीन्स जो हमने अभी पढ़ा है ऊपर उसमें जो V2 कार थी वो यहाँ पे चल रही थी, बट ये कैसा है, रेस्ट में। तो इसका V2 कितना हो जाएगा, 0। इसका V2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन कैसा है, रेस्ट में। तो ऑब्जर्वर रेस्ट में हो गया। ठीक है। सो अब हम फॉर्मूला लगाएं तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, और वही फॉर्मूला जो भी आपने पढ़ा है वो मैंने अप्लाई किया, 340 प्लस 0 अपॉन 340 माइनस V1 मतलब 100/3 कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे निकालोगे, दिस इज थीटा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 300, हाइपोटेनस कितना है 500, कितना आया 3/5। तो 100/3 इंटू 3/5, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 100/5 बचेगा तो कितना आ जाएगा 20। सो दिस इज 20, 640, 340, 340 माइनस 20, आंसर कितना आया 680 हर्ट्ज। ये आपका आंसर। तो थोड़ा वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आप इसको खुद सॉल्व करके देखें। और ये आपका इसका न्यूमेरिकल हुआ। तो इस वीडियो में हमने एक देखा है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूले को हम समझ पाते हैं तो न्यूमेरिकल सभी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।